नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बातचीत आज काफ़ी गंभीर भी हो सकती है। बातचीत उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक ऐसी दिशा में बढ़ने की तरफ दिख रही है जिसके शुभ संकेत नहीं है। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। करहल से जीत के बाद ही यह सवाल लगातार हवा में उठ रहा था कि आखिर अखिलेश यादव लोकसभा सीट रखेंगे आजमगढ़ से या फिर करहल की विधानसभा। चूंकि जीत को लेकर, विपक्ष की जीत को, मतलब सत्ता पक्ष की जीत को लेकर अखिलेश यादव पहले से सहज नहीं दिख रहे हैं। शुरुआत ठीक 2 दिन पहले हुई जब काउंटिंग से पहले उन्होंने अपने तमाम समर्थकों को ईवीएम की रक्षा के लिए पहुंच जाने के लिए कहा और उनके समर्थकों ने इस इशारे को समझा और उसके बाद डीएम हो या दूसरे अधिकारी उनकी गाड़ियों की तलाशी लेनी तक शुरू कर दी। बहुत सारे मुद्दे हवा में उछाले गए। ये बातें तब तक तो ठीक थी जब तक जनतंत्र की लड़ाई यानी मत पेटियों तक मत के पहुंचने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिस खतरे का मैं जिक्र आप लोगों से कर रहा था वो खतरा अब बड़ा हो रहा है। फर्जी यूट्यूबर्स या घृणा में डूबे हुए यूट्यूबर्स या पैसे के लिए काम करने की कोशिश करते हुए यूट्यूबर्स ने जिस तरह का माहौल बनाया था उनसे बाहर निकलते हुए अभी भी नहीं दिख रहे हैं अखिलेश। जनता ने अपना फैसला सुनाया और योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार 5 साल के लिए अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। यानी बीजेपी गठबंधन को एक ताकत दी। बीजेपी को भी 255 सीटें दी जो बहुमत के 202 के आंकड़े से कहीं ज्यादा थी। लेकिन अखिलेश यादव की शुरुआती प्रतिक्रिया इस तरह की आई जिससे कि उनको लगा कि जैसे उनके साथ धोखा हो रहा हो। उनके साथ मिलने वाले बहुत सारे लोगों का भी इस वक्त यही मानना था कि अखिलेश यादव को यह पूरा यकीन हो गया था कि वो सत्ता में आ रहे हैं। हालांकि उनका जातीय गणित, उनका जो एमवाई गठबंधन, उसमें अगर हम लोग बहुत, जो मैं लगातार कहता भी रहा कि वो 125-30 पर जाकर हाफ जाएगा क्योंकि वो गणित कुछ और कहता है। लेकिन यूट्यूबर्स की वो फर्जी बाइट्स मुझे लगता है कि अब इस पूरी लड़ाई को कहीं और ले गई। मैं थोड़ा गंभीरता के साथ इस बात पर बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि इस होली को पहली बार आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी। रमाकांत यादव जो बहुत करीबी हो गए हैं, वो पार्टियां बदलने के लिए तो मशहूर रहे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने जीत हासिल की है। और उसके बाद कलावा कटवाना यानी हाथ का कलावा कट जाना, जिससे वो जाने किस चीज से अपनी दूरी साबित करना चाह रहे थे। उसके बाद उनका यह भी कहना कि होली का दहन, एक महिला के दहन का जश्न मनाना उनको पसंद नहीं, लिहाजा वो होली को नहीं मनाए। इस बार इस तरह के बहुत सारे आपने ट्वीट्स देखे होंगे और इस तरह की पोस्ट एफबी पर भी थी। मैंने एक मशहूर मेरे मित्र कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी उस पर देखी, उसके बाद फिर अलग अलग जगह देखी और ज्यादातर में यही बात। और ये अलग बात है कि वो इस समाजवादी पार्टी गठबंधन के समर्थक जातियां या समूह के तौर पर दिखे थे। ये क्या इशारा कर रहा है, ये समझने की कोशिश थी। लेकिन इस कोशिश में एक चीज और आपको दिखाई देती है जब अखिलेश यादव आजमगढ़ में कहते हैं कि अव्वल तो उनको यकीन ही नहीं कि बीजेपी उनको आमंत्रण भेजेगी शपथ ग्रहण समारोह का, और अगर आता भी है तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। इसके साथ बहन मायावती ने भी शामिल ना होने की बात की। राजनीति में अभी तक एक शिष्टाचार, राजनीति में एक राजनीतिक मतभेद के बाद एक दूसरे के साथ मिलने की गुंजाइश, ताकि अगले 5 साल बाद मैं फिर जब इलेक्शन में आऊं
तो मेरे लिए मनभेद ना हो, मतभेद जरूर हो, इस तरह की गुंजाइश हमेशा से रही। मुझे याद है एक किस्सा मैंने सुना था, वो मैं आपको सुना भी रहा हूं कि जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, बहुत पुराने वाराणसी के बहुत बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, बाद में वो एक राजनीतिक परिवार भी बन गया। कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र अभी टीएमसी में चले गए थे। लेकिन जब कमलापति त्रिपाठी और उनके सामने चुनाव लड़ रहे राजनारायण एक दूसरे से एक चौराहे पर टकराए, तो राजनारायण तुरंत अपनी गाड़ी से उतरे और उन्होंने जाकर कमलापति त्रिपाठी को नमस्कार किया और पंडित जी से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया, लेकिन विजयी का नहीं दिया। उन्होंने यशस्वी और तमाम चीज़ों के आशीर्वाद दिए। ये किस्सा है जो मैंने अलग अलग जगह पर सुना। उसके बाद पंडित जी ने पूछा राजनारायण जी से कि कोई दिक्कत, चुनाव प्रचार में कोई परेशानी? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि पंडित जी, गाड़ी और पेट्रोल का इंतजाम नहीं है। कहते हैं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी ने तुरंत मुड़कर अपने सचिव से कहा और उसके बाद से 2 गाड़ियां रोज राजनारायण जी के घर पर पहुंच गई उनके प्रचार के लिए, और चुनाव पर्यंत तक रहे। इस तरह के किस्से हम सुनते रहे। लेकिन अब सत्ता का गणित बहुत बड़ा है। अब सत्ता में जीतने का मतलब सिर्फ सेवा नहीं है। अब मेवा इतना बड़ा हो गया कि लोग इस जो आपसी सद्भाव है इससे कहीं बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि उसको आमंत्रण नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो जाएंगे नहीं। यानी जो राजनीतिक मतभेद हैं अब वो व्यक्तिगत मतभेदों में बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि ये कहानी नफरत की हद तक पहुंचने वाली है। क्या हम इसको आने वाली राजनीति का एक संकेत मान सकते हैं? क्या ये माना जाएगा कि अभी चूंकि एमएलसी के चुनाव में आपने वो लिस्ट देखी होगी जिसमें से फिर जाति के नाम हटाए, 21 सीटों को 36 में से यादव वोटों को देने, यादव उम्मीदवार देने का मतलब आप समझ रहे होंगे। 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव अपनी जो पूरी राजनीति है उसको सिर्फ एक जाति के इर्द गिर्द और बाकी तमाम जातियों के नेताओं को उनके साथ लेकर एक जातीय गठबंधन के साथ जीत की बुनियाद रखना चाहते हैं? 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा और उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहना स्वीकार किया। उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहना स्वीकार किया, क्योंकि इसको एक पॉलिटिकली वाइज वो एक कदम भी देखा गया कि एक समझदारी का कदम है। क्योंकि पिछली बार उन पर लगातार आरोप लगता रहा कि वो चुनाव के कुछ महीने पहले ही आम जनता से मिलने निकले, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने निकले। इससे पहले का पूरा समय उन्होंने ट्विटर की राजनीति में बिताया। अब जब ये लगा कि वो विधानसभा में है तो लगा कि जैसे योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत प्रतिपक्ष देने के लिए उन्होंने ये फैसला किया। 2024 के चुनाव के लिए जहां लोकसभा में आपको काफी सीटें चाहिए, इस पूरे प्रदेश में 80 सीटें हैं, जो मुझे लगता है कि इस बात को तय कर देती हैं कि आखिर किस पार्टी की सरकार आएगी। ऐसे में अखिलेश यादव अगर यहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अपनी पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में दौरे करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, सरकार के सामने उनके निर्णय जो जनता के विरोध हैं, अगर विरोध उनको लगते हैं तो उनको मुद्दों को उठाकर वो जनता के पास पहुंचकर अपने लिए समर्थन मांगेंगे, इस तरह की उम्मीद आपको लग रही थी। लेकिन अब ये उम्मीद मुझे थोड़ा धुंधली दिख रही है, और ये उम्मीद जो धुंधली दिख रही है इसके पीछे कारण भी है। क्योंकि हम लोग, भले ही आप में से बहुत सारे लोग उस बात को भूल गए होंगे, लेकिन किस तरह से बीजेपी के और जो गठबंधन समर्थन था उस वक्त बसपा और सपा के इकट्ठे होने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माइक उखाड़कर एक दूसरे पर हमले बोले गए थे, वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का एक काला दिन था। उसमें खून से बहते हुए, सर पर रुमाल, पट्टियां, मार्शलों के बीच घिरे हुए विधायक, जिनको माननीय विधायक कहा जाए, अगर मैं कोई ऐसा शब्द कहूंगा तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग इस विशेषाधिकार के साथ
मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इतने लोगों का उस तरह का रूप जब सदन में देखा गया था तो लोग कांप गए थे। पूरे प्रदेश को लगा कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आगे आने वाले समय का एक कदम था जिसमें उन तमाम पार्टियों ने, मुझे लगा कि जैसे सबक ले लिया और उसके बाद फिर इस तरह की वारदात नहीं हुई। ये अलग बात है कि नए माइक लगाए गए, सब चीज़ें लगाई गई और जो वो जो गालियाँ और तमाम चीज़ें उनको तो नहीं दोहरा सकता हूँ, लेकिन उससे किनारा करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश की इस जंग में जिस तरह से पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई दिया, यादव वोट और मुस्लिम वोटों की जिस तरह की जत्थेबंदी, उनके साथ जाट वोट जुड़ा और कहीं कहीं उनके जो क्षेत्रीय नेता जो जातीय आधार पर इकट्ठा हुए थे, उन लोगों का काफ़ी बड़ा वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला। इसीलिए पार्टी 47 सीटों को पार करके 111 सीटों तक पहुंच गई और गठबंधन 125 सीटों तक पहुंचा, 123-24 सीटों पर पहुंचा। अब ऐसे में क्या हम योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हुए अखिलेश को देखेंगे जो एक दूसरे के साथ राबता नहीं रखना चाहते? योगी आदित्यनाथ अभी प्रदेश के एक ऐसे नेता के तौर पर जरूर उभरे हैं जो जातीय अपील को तोड़ रहे हैं, जो जातीय जो एक बंधन है उससे मुक्त कर रहे हैं और वो तमाम जातियों को स्वीकृत होते हैं। हालांकि जब 21 यादवों की लिस्ट दी गई तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है इसमें भी किसी ने लिखा कि आपने शायद उनकी वो लिस्ट देखी नहीं है जिसमें बीजेपी ने 11 राजपूतों को टिकट दिए। यानी बात सिर्फ जातीय आधार पर हो रही है, मेरी जाति सही है या आपकी जाति सही है, और ये स्थिति उसी तरफ अनिवार्य परिणति की तरफ बढ़ रही है जिसको हम सामाजिक भेदभाव में देखेंगे। क्या ये बहस मुद्दों पर होगी या जातीय गठबंधनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर हर काले को सफेद और सफेद को काला कहने की कवायद होगी? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस कदम को चुना है, ये एक राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाता तो एक बेहतर कदम लगता। लेकिन जब वो इस बात की तायीद करते हैं कि वो उस समारोह में नहीं जाएंगे जहां शपथ ग्रहण यानी जनता के मत का सम्मान हो रहा हो, वहां से वो दूर रहने की कोशिश करेंगे, तब ये बताता है कि उनको ये हार स्वीकार नहीं हुई। स्वीकार नहीं हुई का मतलब उन्होंने जनता के इस मैंडेट को मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले इस तरह के नज़ारे मुझे लगता है कि बेहद कम रहे होंगे। तो ये एक आने वाले समय की बातचीत है। इस पर मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि अभी उस पर सिर्फ इशारा हो सकता है। हम लोगों को अगले 5 साल तक ये देखना होगा कि ये कार्यकाल कैसा होगा, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे और अखिलेश नेता प्रतिपक्ष, और दोनों एक दूसरे से संवाद करने से बचते हुए दिखेंगे। कम से कम अभी तो यही लग रहा है। हालांकि बातचीत में मैं जब वहाँ था तो बहुत सारे लोगों ने, जो दोनों पक्षों के नेता थे, उन लोगों के मुताबिक दोनों के बीच में फ़ोन पर बातचीत होती रही है और अच्छे रिश्ते दिखते हैं। लेकिन जो ये सार्वजनिक प्रदर्शन है, ये किस और इशारा करता है, उनके समर्थक इसका क्या मतलब लेंगे? और अभी हम लोग जिस तरह से विधान परिषद की सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसके दौरान छीना झपटी, झगड़ा और मत छीनने वाले जैसी घटनाएं भी दिख रही हैं। हो सकता है चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी को विधान परिषद के चुनाव में हमेशा फायदा मिलता है, ये बात कई बार साबित हुई है। तो मुझे इस पर संदेह नहीं है कि इस बार बीजेपी यहाँ लेगी, लेकिन अखिलेश यादव के अगले कदमों को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि उनके यूट्यूबर्स उनके साथ जनता के इस मत को जो बीजेपी को मिला है धुंधला करके दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोकतंत्र को धुंधला करता हुआ दिखेगा। आज एक और दुखदाई खबर थी। ये तो सिर्फ अखिलेश यादव के उस कदम की कहानी है जो आजमगढ़ में उन्होंने कहा, और इसके बाद हम लोग देख भी रहे हैं कि इसके क्या क्या रिपरकशन होंगे। लेकिन एक और, वो है बंगाल। कभी बंगाल की शेरनी लिखी गई, कभी बंगाल की ममता, कभी तमाम विपक्ष की नेता, और तमाम राज्यों में
बीजेपी के खिलाफ गठबंधन तलाशती हुई ममता बनर्जी के राज्य में क्या हो रहा है। ये कई बार सवाल हुआ, मैंने फिर इस पर लाइक वो भी करना बंद कर दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो उस वक्त मुझे प्यार दिया था बंगाल के वक्त, और उसके बाद उस नतीजे के थोड़ा गलत होने पर बहुत सारी दूरी भी बढ़ी, लेकिन उस डर, उस हिंसा को, उस लोकतंत्र के खिलाफ किस तरह से सिस्टम को एक जनरेट किया गया, वो बंगाल में देखने को मिला, जिसको हम लोग भांपने में चूक गए। क्योंकि हम लोगों की नज़र में लड़ाई जो लोकतांत्रिक होती है उसमें आप कुछ सीटों पर बूथों का कब्जा, लेकिन इतनी तरीके से आपने बूथ मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस वक्त भी मुझे प्रशांत किशोर की टीम के एक लड़के ने कहा था कि उन्होंने दुनिया भर पूरे देश के चुनाव में काम किया, लेकिन जिस तरह का बूथ मैनेजमेंट ममता बनर्जी के लोगों का है उस तरह का उन्होंने कहीं नहीं देखा। किस तरह से वो डर, तमाम चीज़ें क्रिएट करते हैं और उसके बाद मुखालिफों को मजबूर कर देते हैं कि वो वोट से दूर रहें। बीरभूम में याद होगा आपको उस नेता के, खेला होवे, ये बीरभूम का नारा था। बीरभूम में एक टीएमसी के नेता की हत्या होती है और बदले में टीएमसी के कार्यकर्ता पूरी तरह से आगजनी पर उतर आते हैं। 10 से ज्यादा घरों को फूंक कर राख कर देते हैं। ये घर नहीं, इनमें घर में रहने वाले लोग भी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोग, 8 से 10 लोग और कुछ लोग 12, इन लोगों को जल जाने की बात कह रहे हैं, जिनके शवों की पहचान अब कर रही है। डीजीपी का कहना है कि हालात तनावपूर्ण और शांति है, जो ऐसे माहौल पर शांति होती है। पूरे देश में कानून की दुहाई देती हुई ममता बनर्जी पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हालांकि वो बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही, मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं ये बात पे अब दोबारा भी कह रहा हूं कि ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरह के आतंक का राज उन्होंने स्थापित किया, दंगे की जिस तरह से वोट के बाद जिस तरह हिंदुओं पर हमले हुए, जिस तरह हिंदुओं की आगजनी हुई, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, इस तरह के आरोप लगे। संख्या तो निश्चित नहीं हो सकती कितनी है, लेकिन वो एक बड़ी तादाद जरूर थी जो आसाम तक पहुंच गई। अपने घर, अपनी जान बचाती हुई, अपनी अस्मत के लिए गिड़गिड़ाती हुई औरतों के विजुअल हम लोगों ने देखे। उस भीड़ के विजुअल देखे जो नारे लगाती हुई हिंसा के साथ, जिस तरह से लग रहा था कि इस देश में लोकतंत्र नहीं, और अगर इस देश में लोकतंत्र है तो बंगाल इस देश का हिस्सा नहीं। उस तरह की भीड़ आपने देखी। लगातार हमने उस भीड़ को देखा था, खून की प्यासी वो भीड़ उन लोगों के जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। टीएमसी के वो गुंडे सरेआम लोगों के कत्ल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद थी, उसकी आंखें कई बार खुलती हैं, कई बार बंद होती हैं, लेकिन ये देखकर कि किस माहौल का क्या असर होगा। केंद्र सरकार जैसे वहां से भाग के चली आई हो, उस समय भी यही सवाल था, और अगर उस वक्त केंद्र सरकार कुछ कड़े कदम उठा पाती तो शायद उन अफसरों की बेलगाम जूता साफ करने की आदत पे कुछ अंकुश लग सकता, जब ये लगता कि हां, केंद्र सरकार अगर कोई जनता समर्थन देकर किसी गैर कानूनी तरीके को स्थापित करने की कोशिश करती है तो उस वक्त केंद्र सरकार मूक दर्शक नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्र हाथ बांध कर बैठे रहे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में एजी समय मांगते रहे। मतलब वो उन लोगों की चीख सुनने से इनकार करती रही, वो सरकार, जो पूरी सरकार जाकर बंगाल में चुनाव के लिए, जीत के लिए घुटनों के बल लड़ रही थी। ममता बनर्जी ने ये इन प्रकार ने सत्ता हासिल की, लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था उन लोगों को बदले में क्या हासिल हुआ। और उसके नेता कैलाश विजयवर्गीय अभी बंगाल छोड़कर आए तो पता नहीं कितनी बार गए होंगे, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोगों ने उस ग्रुप को देखना भी बंद कर दिया था जिस ग्रुप में हिंसा की खबरें डलनी शुरू हुई थी। क्योंकि दिल्ली के रिपोर्टरों के लिए बंगाल अब एक ऐसी जगह साबित हो गया जहां देखना मना हो गया। वहां किस तरह से मंदिर और तमाम चीजों पर अटैक हो रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं इसको मंदिर शब्द कहूं या कहूं कि संपत्तियां, उसको जोड़ लेते हैं।
जिस तरह के अटैक हो रहे हैं, और अब ये बीरभूम की इस घटना ने ये साबित कर दिया कि वो तमाम लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट किया, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का वोट इस्तेमाल किया और जिनको हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा था, उन तमाम लोगों ने, मुझे लगता है, चोट खाई है। क्योंकि ये जले हुए शव इंसाफ मांग रहे हैं। ममता बनर्जी पूरे देश में कानून की बात करती है, संविधान के गायब होने की बात करती है, लेकिन अपने राज्य में वो इस नफरत को अपनी नीति बनाए बैठी हैं। मुझे मालूम नहीं कि इसमें भी क्या होगा, क्योंकि एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी राज्य सरकार की है। आप उस एसआईटी कहिए, जीआईटी कहिए, एमआईटी कहिए, टीआईटी कहिए, कोई फर्क जांच पर नहीं पड़ने वाला है। जांच उसी तरह होगी जिस तरह बंगाल ने वामपंथियों के शासन से या कांग्रेस के शासन से एक परंपरा बना ली कि सब कुछ ठीक है। जो कत्ल हो गए, जो मर गए, जो बेगुनाह मारे गए, उनकी मौत का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि वो मर गए हैं। लिहाजा अब उनकी कोई गिनती जिंदा में नहीं हो सकती। और जिंदे लोगों के, अगर कोई जिंदा ही नहीं है तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए अपनी जान गंवाने की परवाह क्यों की जाए। बीजेपी एमएचए ने हमेशा की तरह रिपोर्ट मांग ली है। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह भी रिपोर्ट मांगते, एक कड़ी निंदा भी वो कर सकते थे। एक काम और फालतू हो सकता था जो नहीं, अभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि संविधान के नाम पर कितना नाटक, जातीय राजनीति या फिर मुसलमानों के वोटों के लिए हिंदुस्तान के नेताओं को गिड़गिड़ाते हुए देखेगी। सत्ता की ये लड़ाई, मैं फिर अभी इस वीडियो की शुरुआत में भी जो अखिलेश यादव के और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो एक नई जंग हम विधानसभा में देखेंगे, उसके बारे में भी यही मैं कह रहा था कि सत्ता के लिए आखिर कितनी बार इस देश को चोट पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनके नाम अब कहीं दर्ज नहीं होंगे, वो मर जाएंगे, वो मारे गए, उनके परिवार नष्ट हो गए। 7 लोगों का एक घर के अंदर जलाकर राख कर देना, फिर दूसरों को, आप ये सिर्फ इसलिए नहीं सोच पाते हैं जो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप तक ये आग अभी पहुंच नहीं रही है। लेकिन ये आग जल जरूर रही है। और इस आग में मैं फिर कहूंगा, मुस्लिम वोटर्स के लिए जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है और जिस तरह से इस्लामी कट्टरपंथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बंगाल बार बार रुलाएगा, बार बार रुलाता रहेगा, क्योंकि वहां के लोगों ने यह तय किया है कि वो एक ऐसी सरकार चुनने में यकीन करते हैं जिसका खुद कानून पर यकीन ना हो। जिस तरह के हमले, मैं आज भी उन दिनों को भूल नहीं पाता हूं जब जीत के बाद वो पहला ऑफिस, बीजेपी के ऑफिस में 5-6 बजे के करीब आग लगनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद वो रात, कहर भरी रात थी। हम लोगों ने कोलकाता में अपना काम खत्म किया और अगले दिन सुबह अल सुबह हम लोग कोलकाता छोड़ चुके थे। लेकिन लोग कहाँ जाते, उनकी चीखें कानों में दौड़ती रही। अब तो वो चीखों की आवाज़ आनी भी बंद हो गई। अब वहाँ के लोग सिर्फ जलाए जा सकते हैं, जो जला रहे हैं टीएमसी के लोग, और उनकी आवाज़ें अब कानों तक नहीं पहुँच रही हैं दिल्ली के। मुझे लगता है कि अब वहाँ आदमी नहीं, संख्याएं रह गई हैं। और टीएमसी के गुंडे इस काम को इस बार इतने बड़े लेवल पे कर देना चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी के केंद्रीय नेता तो जाएंगे, भाषण देने जरूर पहुंचेंगे, उस तरह की मुहिम करेंगे, लेकिन वहां अपने लिए कार्यकर्ता ढूंढना भारी होगा। क्योंकि जिस तरह से उनको जलाया जा रहा है, जिस तरह से उनके परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, जिस तरह उन पर हमले हो रहे हैं, और उसकी तरफ आंख मूंद कर बैठे हुए लोग ये उम्मीद करें कि उनकी तरफ से वो निरीह जनता लड़े, जो बेचारी अपने वोट को देकर उनको अब ये परिणाम भुगत रही है। ममता बनर्जी, मुझे लगता है बाकी देश में अपना फातिहा, राजनीतिक फातिहा पढ़ चुकी है, क्योंकि देश की जनता उनके इस काम को देख रही है। हो सकता है कल को जब एक नया गठबंधन तैयार हो तो इस देश ने, चूंकि इंद्र कुमार गुजराल को भी प्रधानमंत्री के तौर पर देखा है, इस देश ने देवेगौड़ा को भी देखा है, इस देश ने चंद्रशेखर को भी देखा है, वीपी सिंह को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन वीपी सिंह एक
नेता के तौर पर उभरे थे। ये अलग बात है, आतंकियों को छोड़ने से लेके कश्मीरी पंडितों के उस मास जिनोसाइड्स तक का सफ़र उन्हीं के सरकार के समय तय हुआ। और जिस तरह की ढूलमूल नीतियों के साथ उस शख्स ने इस देश को कई घाव दिए हैं, उनकी भरपाई, उनके जख्म अभी भी लगता है जैसे ताज़े हों। ऐसे में जब ये गठबंधन जातीय आधारों पर और नफरत को समेटता हुआ, हो सकता है कि कल को कोई बड़ी भूमिका दे दे, क्योंकि इस देश का अभी तक का इतिहास आपको बहुत कुछ उम्मीदें नहीं देता है इस तरह की। क्योंकि जिस झूठ के सहारे पिछले 70 सालों में एक इतिहास की किताबें लिखी जाती रही और उसका जब खुलासा भी होता है तो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं बहुत कैजुअली लेने वाले लोग और उसकी दलील देने वाले लोग भी आपको मिलते हैं। ऐसे में माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगली जांच केंद्र ने चूँकि रिपोर्ट मांग ली है, उस रिपोर्ट का चूँकि ये कहानी आप बहुत सुनते होंगे और मैं भी टीवी पर ये सब करता रहा हूँ, लेकिन उन रिपोर्टों का जो कि मांगता है उसकी कोई बहुत अहमियत होती नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कोई दखल नहीं होता। होम मिनिस्ट्री का कोई दखल, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री का स्टेट के उसमें नहीं होता। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एडवाइजरी दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आपकी सरकार ये तय ना कर ले कि वो कोर्ट में जाकर इस पूरी सरकार को, मतलब इस सरकार को 354, 355 इन सब का इस्तेमाल करके जो हिंदुस्तानी कानून है, जो हिंदुस्तान के संविधान की बुनियाद है, उसको बचाने की कोशिश करे। उसके लिए फिर आपको अदालतों तक जाना होगा और तब अभी तक चुपचाप बैठे हुए उन चीखों पर, उन फाइलों पर दबे हुए सीबीआई की जांच में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपने सुनी होंगी, मैं उन पर बोलकर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये एक दर्दनाक घटना है और इस तरह की घटनाएं अभी और होती रहेंगी। नमस्कार।